हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए अकाउंटिंग रेशोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे 35 टू बी प्रिसाइज 35 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका थ्योरी एज वेल एज हर एक रेशो यहाँ पे कवर होने वाली है। कोई भी रेशो यहाँ पर नहीं छूटने वाली है, सच बता रहा हूँ। तो सारी रेशोज एटलीस्ट एक बार तो आपकी रिवाइज हो ही जाएंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पूरी लेक्चर अच्छे से सुनना। 35 क्वेश्चन है, लगभग हम 40 से 45 मिनट में खत्म करेंगे और यही स्पीड आपको पेपर में भी दिखानी है। तो आपको समझ आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से करने हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। टॉपिक वाइज चलेंगे हम यहाँ पर बेसिकली। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरी के क्या क्या क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग रेशो क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। ये होता है बेसिकली रिलेशन बताता है जो डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में। बेस्ड ऑन कैश ट्रांजेक्शन नहीं, क्रेडिट भी आती है। बेस्ड ऑन क्रेडिट नहीं, कैश क्रेडिट दोनों आती है। इट इज अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, बिल्कुल ठीक है। टूल यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू कंडक्ट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नहीं। क्वांटिटी एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो, नॉट अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो इज पर्टिकुलरली अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। अगला देखते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। अकाउंटिंग रेशियोज को किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैंने आपको 4 फॉर्म्स बताई थी। एक तो होती है प्योर रेशियो की फॉर्म में, एक होता है टाइम्स की फॉर्म में, एक होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और एक होता है परसेंटेजेस की फॉर्म में। टाइम्स यस, परसेंटेजेस यस, फ्रैक्शन यस, ऑल ऑफ दिस। और एक रह गई इसके अंदर प्योर रेशियो या फिर सिंपल रेशियो। तो हम अकाउंटिंग रेशियो को 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चारों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं रेशियोज प्रोवाइड अ डैश मेजर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कंडीशन। कंपनी की परफॉर्मेंस एंड कंडीशन का कैसा मेजर है? ये कैसा मेजर है? क्या ये क्वालिटेटिव है? नहीं, ये है तो एक्चुअली में क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो मैं नहीं बोल सकता। ग्रॉस इज नॉट, ग्रॉस नहीं है। डेफिनेटिव कोई डिफाइन नहीं कर रहे, हम डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं इंग्लिश की। तो रिलेटिव, बिल्कुल रिलेटिव फिगर्स बताते हैं कि जैसे आपने देखा रेशो में हम बताते हैं कि यार सपोज डेट इक्विटी रेशो है, तो मैं यहां पे रिलेटिव ही तो बता रहा हूं। रिलेटिव मेजर ही तो है कि ये डेट और इक्विटी का आपस में कितना रिलेशन है, कि मतलब हाउ मच डेट इज इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी, कि कितना डेट है कंपैरिजन में इक्विटी के। आगे चलते हैं, द इमीडिएट सोल्वेंसी रेशियो। इमीडिएट सोल्वेंसी का मतलब होता है इंस्टेंटली, कि अगर मेरे को पेमेंट करनी पड़ जाए तो हम क्या देखते हैं? क्विक रेशियो बताती है हमें। करंट रेशियो बताती है हमें शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। 3 तरीके की सोल्वेंसी आप पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, एक हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, एक हम पढ़ते हैं क्विक या फिर इमीडिएट, तो ये जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी होती है ये मेरी करंट रेशो होती है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जो होती है मेरे पास, ये बताती है मेरे को सोल्वेंसी रेशोस, जिसके अंदर हम डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशो, ये सारी पढ़ते हैं हम। और क्विक इमीडिएट बताता है हमारे को क्विक रेशो या लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। 3 नाम होते हैं, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। सो दिस इज माय क्विक रेशो। ठीक है जी। अब देखो करंट रेशो के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास और लिक्विड रेशो के क्वेश्चंस आएंगे। तो कहते हैं करंट रेशो इज 2:1। करंट रेशो मेरी 2:1 है। ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू ऑफ 20,000 फॉर 18,000 स्टेट वेदर द करंट रेशो विल बी। देखो कभी भी आपके पास आता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से किसी पर्टिकुलर रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। उस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये देखना है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर आप देखोगे कि मेरी रेशियो के अंदर क्या क्या आ रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, उसने बोला कि यार मेरी ना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुई, बुक वैल्यू जिसकी 20,000 थी, मैंने 18,000 में बेच दी। तो मेरे को पता है मेरी तो एक तो फिक्स्ड एसेट रिड्यूस होगी, कितने से? 20,000 से। कैश मेरा इंक्रीज होगा, कितने से? 18,000 से। और 2,000 का मेरा लॉस है। 2,000 का मेरा लॉस है जो कैपिटल में से रिड्यूस होता है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव जाता है। तो मेरे को कुल मिला के एक तरीके की अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन पता चल गई मेरे को कि इसका कहां कहां इंपैक्ट होने वाला है।
अब मैं देखता हूं कि करंट रेशो में अंदर क्या क्या आता है। करंट रेशो में आता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो आपको ये पूरा प्रोसेस कर लेना है, क्योंकि इससे देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट आए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखो क्या क्या चीजों पे इंपैक्ट पड़ा, दूसरे नंबर पे देखो मेरी रेशो का फॉर्मूला क्या है, फिर अब इसके अंदर हम चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं कहूंगा कि यार करंट एसेट में देखते हैं, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट होती है, करंट लायबिलिटी होती है, नहीं होती, इन दोनों में कहीं इंपैक्ट नहीं होगा। कैश इंक्रीज होना, करंट एसेट इंक्रीज हो गई तो ऊपर वाली चीज इंक्रीज हो गई। लॉस दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ी, तो टोटल देखो ओवरऑल देखे तो न्यूमिनेटर इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर वही है, न्यूमिनेटर इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर वही है, तो रेशो क्या होगी आपकी, इंप्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कुछ एक क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप अपने टीएस ग्रेवाल में आपको ना हर रेशो के क्वेश्चंस के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होता है इंक्रीज डिक्रीज का, वो सारे कर लेने हैं अटेम्प्ट। वैसे जितने भी इलस्ट्रेशन है सारी अटेम्प्ट करो, लेकिन वो तो जरूर कर लो क्यों, और उनमें ना इस तरीके से करके देखो, पहले 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से करो, फिर ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाएगी, आसान हो जाएगा काम। अगला देखते हैं, कहते हैं कैश बैलेंस है 15,000, ट्रेड रिसीवेबल है 35,000, इन्वेंट्री है 40,000, ट्रेड पेबल है 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000, करंट रेशो बताओ। करंट रेशो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या क्या दे रखी है, 15,000 एक, 35,000 एक, तो ये हो गया जी टोटल हमारे पास 50,000, 50,000 प्लस इन्वेंट्री 90,000, 90,000 हो गया मेरे पास करंट एसेट। ट्रेड पेबल है मेरे पास 24,000 एक और बैंक ओडी है 6,000 एक, तो 30,000 की हो गई मेरे पास करंट लायबिलिटी, तो ये कैंसल, तो ये 3:1, 3:1 ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिक रेशो निकाली हमने। अब देखो थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो इसके आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, कहते हैं करंट रेशो ऑफ द फर्म इज 2.5:1, करंट लायबिलिटी आर 2 लाख, करंट लायबिलिटी से 2 लाख, वर्किंग कैपिटल क्या होगी। सो वर्किंग कैपिटल को हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। करंट रेशो इज 2.5:1 एंड करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है, तो हम जल्दी से देखें, हम कह सकते हैं कि करंट रेशो इज बेसिकली करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वो मेरे को दे रखी है 2.5:1, करंट लायबिलिटी मेरे को 2 लाख की दे रखी है, तो करंट एसेट क्या हो जाएगी 2.5 इंटू 2 लाख, तो ये हो गई जी 5 लाख। ठीक है, अब देखते हैं करंट एसेट हो गई मेरे पास 5 लाख, उसने पूछा वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 5 लाख, करंट लायबिलिटी ऑलरेडी पता है 2 लाख की है, तो डिफरेंस आ जाएगा 3 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख। इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप बहुत जल्दी से कर लोगे, आपको समझाता हूं। देखो करंट रेशो ऑफ द फर्म इज 2.5:1, तो मतलब 2.5 करंट एसेट है, 1 इज करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं कह सकता हूं कि 2.5 में से 1 गया तो 1.5 क्या होगा मेरा वर्किंग कैपिटल होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि 1.5 क्या है मेरा वर्किंग कैपिटल है। 1 किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि करंट लायबिलिटी इज 1, यहाँ पे 1 जो है ये करंट लायबिलिटी और वो 2 लाख है। अगर 1 2 लाख के बराबर है तो 1.5 किसके बराबर होगा, मतलब इसके अंदर इसका 50 और जोड़ दूं तो 2 लाख इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3 लाख, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कितना है 3 लाख है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि शॉर्टकट तरीके जल्दी से जल्दी कर लो ताकि आप जल्दी पेपर में कर सको क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला देखो, एन आइडियल करंट रेशो इज 2:1, आइडियल क्विक रेशो इज 1:1। ये आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशो आइडियल कितनी है 2:1, क्विक रेशो कितना है 1:1। जितने भी रेशो है सभी का आइडियल रेशो एक नोटबुक पे लिख लो, एक पेज पे लिख लो और सारे याद कर लो, वो जरूर कर लो। ठीक है, सारे आइडियल रेशोस लिख लो और उनको याद कर लो। करंट एसेट्स आपके पास 4 लाख, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख, इन्वेंट्री है 50,000, लिक्विड रेशो क्या होगी। देखो लिक्विड रेशो होती है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट निकलती है करंट एसेट में से इन्वेंट्री घटा दो अपॉन करंट लायबिलिटी कर दो। करंट एसेट 4 लाख है, इन्वेंट्री 50,000 है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3.5 लाख। करंट लायबिलिटी 2 लाख दे रखी है, तो अब आपको देखना पड़ेगा इनमें से क्या हो सकता है। देखो बहुत जल्दी देख सकते हो आप, आपको पता है कि ऊपर वाली चीज ज्यादा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2:1 का मतलब है ऊपर 4 लाख होता, ये नहीं हो सकता। 2.25 का मतलब 4 लाख से भी ज्यादा होता क्योंकि इसके डबल से भी ज्यादा होता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली ये होगा। 2 तरीके हैं, एक तो आप कैलकुलेट करो, इसको कैंसिल करके 1.75 निकालो, बट बेटर देन दैट आप देखते ही समझ जाओगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वो बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
लिक्विड रेशियो इज 1.6:1, करंट रेशियो इज 2:1, इन्वेंट्री इज 2 लाख, करंट लायबिलिटी क्या होगी? पहले शॉर्टकट तरीके से बताऊं मैं आपको, जल्दी से जल्दी देख के आप कैसे कर सकते हो, क्या शॉर्टकट है इसका? देखो, लिक्विड रेशियो 1.6, करंट 2, लायबिलिटी 1 है, तो मतलब कि करंट एसेट और लिक्विड एसेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इन्वेंट्री होता है। डिफरेंस है कितना? 2 और 1.6 में डिफरेंस है 0.4 का, है ना? तो 0.4 बराबर है 2 लाख के, और करंट लायबिलिटी मेरी क्या है? 1 है। तो 0.4 अगर 2 लाख के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा। अब देखो 0.4 है तो इसके अंदर मैं 0.4 और ऐड कर दूं तो मतलब 2 लाख और ऐड कर दूं, है ना? स्पीड में कर सकते हो ये सारे काम। तो 0.8 हो गया, तो 0.2 और चाहिए, इसका आधा, इसका आधा क्या होगा? 1 लाख। तो ये हो गया जी टोटल 2, 2, 4 और 1, 5, तो 5 लाख आंसर होगा करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। तो शॉर्टकट में आप क्या देख सकते हो कि डिफरेंस 0.4 अगर 2 लाख है तो 1 कितना होगा? अगर 40% 2 लाख है तो 100% कितना होगा? 5 लाख होगा। लेकिन दूसरे तरीके से देखें, देखो जिन लोगों को लगता है कि हमें डाउट होता है ऐसे करने पे, तो आप वो सिंपल तरीके पे जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल तरीका क्या है मेरे पास? मैं कहूंगा कि यार करंट, इसका मतलब करंट एसेट है 2 ऑफ CL, लिक्विड एसेट है 1.6 ऑफ करंट लायबिलिटी। तो मैं कहूँ इन दोनों का डिफरेंस मतलब 0.4 ऑफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्री, है ना? क्योंकि करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट किसके बराबर होती है? इन्वेंट्री के बराबर होती है। तो हमने कहा कि करंट एसेट माइनस, इनमें माइनस करा 2 ऑफ, मतलब करंट एसेट की वैल्यू ये रही, लिक्विड एसेट की वैल्यू ये रही, तो मैंने 2 CL में से 1.6 CL माइनस करा 0.4 CL बराबर होगा किसके? इन्वेंट्री के। तो मैंने बोला कि 0.4 CL बराबर है 2 लाख के, क्योंकि इन्वेंट्री मेरे को क्वेश्चन में 2 लाख दे रखी है। तो मैं कहूंगा कि करंट लायबिलिटी क्या हुआ? 2 लाख अपॉन 0.4, तो मैं इसको पॉइंट को हटाना चाहूं तो ये आ गया 10, तो ये आ गया जी 4, 5 जब 20, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, तो 5 लाख। तो ये आ गया मेरे पास 5 लाख। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। वर्किंग कैपिटल इज 7,20,000, वर्किंग कैपिटल 7,20,000 है, ट्रेड पेबल 40,000 है, अदर करंट लायबिलिटीज 2 लाख है। कैलकुलेट द करंट रेशियो। देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला जल्दी से देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? मेरे को वर्किंग कैपिटल बता रखा है 7,20,000 का, करंट लायबिलिटी की डिटेल्स दे रखी है, ट्रेड पेबल इतने, अदर इतनी, तो मतलब मेरे को टोटल ऑफ CL पता है, दैट इज 2,40,000, है ना? वर्किंग कैपिटल होती है जी बेटा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फिगर भी दे रखा है 7,20,000, वर्किंग कैपिटल का फिगर दे रखा है 7,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज 2,40,000। तो करंट एसेट कितनी आ गई? 720 प्लस 240, 9,60,000। दिस इज माई करंट एसेट। करंट रेशियो क्या हो जाएगी? 9,60,000 अपॉन 2,40,000। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 24 इंटू 4 होता है तो 4:1। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला देखें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब मेरे पास सॉल्वेंसी रेशियोज आ रही हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000, लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा? देखो लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लिखा आ जाए। देखो इस चैप्टर की प्लीज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो दिया वो पूरी अच्छे से कर लेना, फिर ही इसको सुनने का फायदा है। तो लॉन्ग टर्म डेट किसके बराबर होता है? डेट के बराबर होता है, बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये 3 चीजें आती हैं। तो यहाँ पे मेरे को 2 दे रखी है, जनरली यही 2 दी होंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो 2 लाख रुपए हो गया। तो लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट क्या होगा इन दोनों का एडिशन, दैट इज 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं आएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज करंट लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं। शॉर्ट टर्म हमारे पास जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी निकालनी हो, शॉर्ट टर्म डेट निकालना, उसका हिस्सा होंगे। अगला देखिए, आइडियल प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो आइडियल क्या होती है? देखो आपको पता होना चाहिए प्रोप्राइटरी रेशो होती क्या है, दैट इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये आइडियल क्या होती है? देखो ये आइडियल होती है 50%।
कि हम बेसिकली कहना चाहते हैं कि टोटल जितनी भी एसेट्स है एक बिजनेस के पास, उसमें से आधा पैसा बिजनेस का खुद का लगा होना चाहिए, बाकी बाहर से उठाया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 50%। आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्वेंसी रेशो, कहते हैं इनमें से कौन सी सोल्वेंसी रेशो नहीं है। सोल्वेंसी रेशो में हम पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये सारी रेशोस पढ़ते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसके अंदर होती है, टोटल एसेट टू डेट रेशो होती है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ये नहीं होती। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज माई प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी हम जानना चाहते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, तो ये क्या है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अगला देखते हैं जल्दी से। द डेट इक्विटी रेशो ऑफ अ कंपनी इज 3:2। डेट इक्विटी रेशो मेरे को दे रखी है 3:2। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन दिस रेशो, कहते हैं इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इट्स रेशो, तो इंक्रीज किस वजह से होगा। देखें तो डेट इक्विटी रेशो है, तो डेट इक्विटी रेशियो इज 3:2। ऊपर वाली चीज ज्यादा, नीचे वाली कम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन इंक्रीज, देखो इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज होगा जब ऊपर, देखो मैं आपको बता रहा हूं कब होगा, वैसे ही क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको सारी परिस्थितियां याद होनी चाहिए। जब ऊपर वाला ज्यादा हो, व्हेन न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, तब रेशियो इंप्रूव कब कब हो सकती है कि न्यूमरेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, न्यूमरेटर में कुछ ना हो, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाए, न्यूमरेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाए। ये तीनों केस तो हर रेशो पे लगेंगे, चाहे वो पहले वाला बड़ा हो जाए छोटे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं कहूं कि ये न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता, या न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर होता, या बराबर होते, इन तीनों केस में तो रेशो इंप्रूव ही होगी। लेकिन अगर दोनों का कम ज्यादा होना हो तो हम कहेंगे कि बोथ, हम कहेंगे कि जब बोथ रिड्यूस हो, मतलब कि जब न्यूमरेटर भी कम हो, डिनोमिनेटर भी कम हो सेम अमाउंट से, तब रेशो इंप्रूव होगी। आपके दिमाग में सारे सिनेरियो बैठ चुके हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट आ जाए तो वो आप कंफ्यूज ना हो, आप इस तरीके से समझ जाओ कि हमें कब रेशो इंप्रूव होगी। तो ये सारी कहानियां हो सकती है। यहाँ पे पढ़ते हैं जल्दी से। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू किया तो नीचे वाला बढ़ेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, तो रेशो रिड्यूस हो जाएगी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो कैश रिसीव किया डेटर से तो करंट एसेट पे फर्क पड़ेगा, इन दोनों पे फर्क ही नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो क्या होगा, डेट इंक्रीज हो जाएगा, इक्विटी पे कोई असर नहीं होगा। ये तो हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर पे कुछ ना हो, तो रेशो इंप्रूव होगी। ये सही लग रहा है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदे तो क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिकली ना डेट पे फर्क ना इक्विटी पे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस एक क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीख लिया, किस तरीके से आपको रेशोज का इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाएगा, वो सारे केसेस यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं। नेम द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल डेट। टोटल डेट और शेयर होल्डर्स फंड का सम क्या होता है। टोटल डेट के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटी भी आती है, नॉन करंट लायबिलिटी भी आती है। टोटल डेट के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटी भी आती है और नॉन करंट लायबिलिटी भी आती है, प्लस शेयर होल्डर्स फंड भी आता है। अगर इसने कहा ना कि तीसरी चीज ये, तो इन तीनों का सम क्या हो गया, देखो ये लायबिलिटी साइड के अंदर तीन ही तो आइटम्स होती हैं, तो ये टोटल लायबिलिटी हो गया। ऑप्शन रीड करें। नॉन करंट एसेट गलत, कैपिटल एम्प्लॉयड गलत, टोटल डेट गलत, टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड है ना, टोटल एसेट्स ठीक, क्योंकि टोटल लायबिलिटी होता है तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है जी। अगला देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है आपको 1 लाख की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं 50,000 के, करंट लायबिलिटीज दे रखी है, नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है। कहता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालो। टोटल एसेट निकालने के लिए एसेट साइड अप्रोच में करंट और नॉन करंट को जोड़ दो तो टोटल एसेट आ जाती है। तो टोटल एसेट कितनी है, 1,80,000 प्लस 45,000, 2,25,000 अपॉन टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। व्हेनेवर आई से डेट, डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दो ही चीजें आती हैं। तो दोनों देखें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये रही, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये रही, तो ये क्या है 1 लाख और 1,50,000।
ठीक है जी, सिर्फ इतना देख के आप कर सकते हो आंसर? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे? देखो ऊपर वाला ज्यादा है, कम तो है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इतना 9 गुना भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसका 1.5 गुना है कि नहीं? देखें 1.5 लाख का 1.5 गुना 225 ही होगा, बिल्कुल ये सही आंसर है। तो 1.25 गुना नहीं है, देख लो इसका 1.5 गुना 1,50,000 का 1.5 टाइम्स इज 2,25,000 ही होता है। तो ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, दोनों सही थे। अगला देखें, यहां पे कहता है नॉन करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 26 लाख। नॉन करंट एसेट्स कितने की हैं? 26 लाख की हैं। करंट एसेट्स है 9 लाख की। तो टोटल एसेट्स पता चल गई यहां से मेरे को। शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं 21,50,000। टोटल डेट ऑफ द फर्म, टोटल डेट देखो मेरे को गिवन क्या है? मेरे को गिवन है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट पूछ लिया। इसके अंदर दो ही चीजें होती है लाइबिलिटी के अंदर, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों के सम को हम टोटल डेट बोलते हैं। ठीक है, टोटल ऑफ लाइबिलिटी टोटल ऑफ एसेट के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों को जोड़ के टोटल एसेट निकालूं, उसमें से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली टोटल डेट आ जाएगा। क्या बोला मैंने? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट करके मैं टोटल एसेट निकाल दूं। टोटल एसेट में से शेयर होल्डर्स फंड हटा दूं तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीजों का सम आ जाएगा, या मैं कहूं टोटल डेट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो सर करंट कितनी है? नॉन करंट एसेट 26 लाख, करंट कितनी है? 9 लाख। तो टोटल हो गया सर 35 लाख। 35 लाख में से 21,50,000 हटा दो। तो 35 लाख में से 21,50,000 हटा दो, 21.5 हटा दो, कितना आ जाएगा? 35 में से 21 गए 14 होता है, लेकिन आधा हो रहा है तो 13.5। तो 13.5 लाख आंसर होगा, 13.5 लाख आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगला देखें। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15 लाख दे रखा है। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 25% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। देखो यहां पे आपको कैलकुलेशंस में थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। तो क्रेडिट आरएफओ आपको दे रखा है 15 लाख का, कैश आरएफओ आपको दे रखा है 25% ऑफ टोटल। लिक्विड एसेट्स दे रखी है 2 लाख, इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख। लिक्विड एसेट दे रखी है 2 लाख, इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख, करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,20,000, बड़ा कुछ दे रखा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो विल बी, उसने पूछा मेरे से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इस बात का प्लीज ध्यान रखना, अगर वो आपसे पूछता है वर्किंग कैपिटल रेशो तो उसका मतलब होता है करंट रेशो। अगर वो आपसे पूछता है वर्किंग कैपिटल रेशो, लिख लो अपनी नोटबुक्स में, तो उसका मतलब होता है करंट रेशो। लेकिन उसने पूछा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो तो इसका मतलब होता है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आरएफओ निकालने के लिए मेरे को दो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्रेडिट आरएफओ कितना है और कैश आरएफओ कितना है, तो टोटल में निकाल लूंगा। क्वेश्चन ने बोला कैश आरएफओ इज 25% ऑफ टोटल, क्रेडिट आरएफओ का अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब इफ कैश आरएफओ इज 25% ऑफ टोटल तो इसका मतलब क्रेडिट आरएफओ क्या होगा? 75% ऑफ टोटल, है ना। टोटल क्या तो कैश होगा या क्रेडिट होगा, तो अगर ये 25% कैश है तो बाकी बचा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इट मीन्स 75% ऑफ आरएफओ किसके बराबर है बेटा? 1,50,000 नहीं 15 लाख के, है ना। तो मैं कहूंगा कि आरएफओ कितना हुआ? 15 लाख इंटू 100 अपॉन 75, तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 3 को कैंसिल किया 5 लाख पे, 5 लाख इंटू 4 20 लाख, तो टोटल रेवेन्यू आ गया मेरे पास 20 लाख। तो आरएफओ तो मेरे को समझ आ गया 20 लाख। ओके, अपॉन वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है सर जी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा? करंट एसेट। करंट लायबिलिटी सीधी दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल क्या हुई? इन दोनों को जोड़ दो, उसमें से ये माइनस कर दो, तो 2 लाख प्लस 1 3 लाख, 3 लाख में से 1,20,000 गया तो 1,80,000, 1,80,000। समझ गए? तो बेसिकली ऊपर कितना है? 20 लाख, नीचे कितना है? 1.8 लाख, है ना। उड़ा दो इसको इसको, अब क्या बच गया देख लो, 1.8 20, या मैं कहूं कि 200 अपॉन 18,
कैंसिल करके देख लो, 18 एक 18, फिर 2 जीरो आई तो 18 एक 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू है, आंसर आ गया। समझ आ गई बात? इस तरीके से अपने को कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन होते हैं वो जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। अब आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। विच रेशियो डू यू कैलकुलेट बाय यूजिंग द क्रेडिटर्स? मैंने पढ़ लिया कैलकुलेटर्स, कौन सा क्वेश्चन आप कैलकुलेटर का यूज, हम सारी रेशियो कैलकुलेटर यूज करके तो निकालते हैं, तो भाई नहीं निकालनी है, नहीं निकालनी है। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो अपने हाथ से करके निकालो, दिमाग में करो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। विच रेशियो डू यू कैलकुलेट बाय यूजिंग द क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स का यूज करके कौन सी रेशियो निकालते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर नहीं सर, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इसका होता है क्रेडिटर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलती है? क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेंगे? क्रेडिटर्स का यूज करके निकलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलती है सर? ये निकलता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज टीआर। तो इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स का यूज होकर निकलता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो इसमें भी क्रेडिटर्स का कोई यूज नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अब फर्म्स करंट एसेट्स आर 3,60,000, करंट एसेट्स है फर्म की 3,60,000, करंट रेशियो इज 3:1। ओके जी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 12 लाख। इट्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगी? आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल होगी, है ना। ओके, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगी? आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल होगी। फर्म की करंट एसेट्स है मेरे पास 3,60,000, करंट रेशियो है 3:1। तो देखो और कॉग्स दे रखा है, ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। बट इन केस आप ये नहीं पता लगा सकते कि आरएफओ है कितना, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉग्स दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट वगैरह की कोई डिटेल नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन में पता ही नहीं लगा सकता हूं कि आरएफओ कितना है, तो मैं यहाँ पे कॉग्स का यूज कर सकता हूं। तो मैं इस फॉर्मूले को ये भी बोल सकता हूं कि दिस इज कॉग्स अपॉन WC, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। तो ये आ गया 12 लाख। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कैसे निकलेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशो दे रखी है, करंट रेशो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 3/1 दे रखी है। करंट एसेट बराबर है 3,60,000 के, अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3/1। तो मैं कह सकता हूं कि करंट लायबिलिटी किसके बराबर होगा? 3,60,000 अपॉन 3, दैट इज 1,20,000। डिफरेंस कितना आया? 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस किया तो डिफरेंस आ गया आपके पास 2,40,000। तो 2,40,000, तो वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,40,000 का, तो 2.4 लाख का। लाख और लाख कैंसिल आउट हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि 120 अपॉन 24, 24 इंटू 5 120 होता है। 5 टाइम्स इज माई आंसर। आया समझ? चलो जी आगे चलें। क्या कहता है क्वेश्चन? बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 10 लाख। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 10 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ आरएफओ, जीपी 20% ऑफ आरएफओ। देखो जीपी आरएफओ का दे रखा है, तुम्हें इधर से कॉस्ट दे रखी है, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार करवा चुका हूं, फिर से देख लो, हमेशा ध्यान रखना है आपको। 20% ऑफ आरएफओ बराबर होता है 25% ऑफ कॉक्स। ये आपको बार बार कुछ चेक नहीं करना, आपको ये याद रखना है, क्योंकि देखो आपको जल्दी पेपर कंप्लीट करना है, एमसीक्यू से जल्दी मार्क करनी है। तो हम कहेंगे 20% ऑफ आरएफओ बराबर होता है हमेशा 25% ऑफ कॉक्स के। 25% ऑफ आरएफओ हमेशा बराबर होता है 1/3 ऑफ कॉक्स के, या मैं कहूं 1/3 ऑफ कॉक्स बोल दूं, या मैं बोल दूं 33.33% ऑफ कॉक्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको दो याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन इधर से उधर हो तो आपको ये भी याद रख सकते हैं 25% ऑफ कॉक्स 20% ऑफ आरएफओ के बराबर है। 33.33% ऑफ कॉक्स 25% ऑफ आरएफओ के बराबर है, क्योंकि कई बार इसका दिया होगा कई बार उसका दिया होगा, तो आपको इधर उधर घूमना पड़ सकता है। तो कॉक्स अगर 10 लाख है,
जीपी 20% ऑफ आरएफओ है, तो हम जीपी क्या बोल सकते हैं, कोक्स का कितना होगा बेटा, 25% ऑफ कोक्स होगा, है ना। कितना हलवा हो गया, कितना आसान हो गया। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कैश आरएफओ बोलते हैं कितना है, कैश आरएफओ है 20% ऑफ टोटल आरएफओ, तो कैश आरएफओ इज 20% ऑफ आरएफओ, टोटल आरएफओ का 20% है। और कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज 10 टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज 10 टाइम्स, तो मतलब टीआर इज 10 टाइम्स। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 1/4 ऑफ ओपनिंग, the closing trade receivables are 1/4 of opening trade receivables। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, तो बेसिकली मेरे को टीआर दे रखा है, क्लोजिंग टीआर के बारे में बता रखा है, तो मेरे को टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का यूजेज करके कुछ करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बराबर होती है क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 10 गुना उसने मेरे को दे रखा है, 10 टाइम्स उसने मेरे को दे रखा है, ठीक है। सो क्रेडिट आरएफओ कितना है, क्रेडिट आरएफओ कैसे निकालोगे। अब देखो मेरे को कोक्स पता है, मैं बहुत जल्दी चीजें निकाल के आपको सिखाऊंगा। देखो आपने एक बार हल्का सा एक बार लिख भी लिया तो आपका क्वेश्चन खत्म है। ये कोक्स आपका 10 लाख है, उसने बोला कि जीपी इज 20% ऑफ आरएफओ मींस 25% ऑफ कोक्स, 25% ऑफ 10 लाख कितना होता है, 2.5 लाख होता है, तो मेरा जीपी आ गया 2.5 लाख, ठीक है। आरएफओ कितना होता है, आरएफओ होता है सर कोक्स प्लस जीपी, तो मतलब 10 लाख प्लस 2.5 लाख तो 12.5 लाख। कैश आरएफओ 20% ऑफ टोटल आरएफओ है, तो मतलब क्रेडिट आरएफओ आपको चाहिए क्या, क्रेडिट आरएफओ, तो क्रेडिट आरएफओ क्या होगा, 80% ऑफ टोटल होगा, नहीं समझे। आरएफओ का 20% अगर कैश है तो क्रेडिट कितना होगा, 80% होगा, तो इसका 80% निकाल दो, 80% बोले तो 80/100 ऑफ 12.5 लाख, ठीक है। 80/100 होगा क्या, बेसिकली 80/100 होगा जी, देखो इसका 4/5, तो ये 5 कैंसिल होगा, 5 × 2 10 और 2.5, तो ये आ गया 10 लाख। ऐसी कैलकुलेशन करनी, 0 नहीं लिखनी बिना बात के, 10 लाख। तो मेरे पास क्रेडिट आरएफओ आ गया 10 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 10, तो मैं कह सकता हूं कि एवरेज टीआर आया मेरे पास 10 लाख अपॉन 10 दैट इज 1 लाख। क्वेश्चन ने मेरे को क्लोजिंग ओपनिंग के लिए मुझको कुछ रिलेशन दी है, पूछा मेरे से क्लोजिंग है, क्लोजिंग इन 1/4 ऑफ ओपनिंग, तो मैं किसी भी एक चीज को कुछ मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि लेट क्लोजिंग x है, लेट क्लोजिंग x है, तो ओपनिंग कितना होगा, 4 इधर चला जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब हमें पता है एवरेज टीआर क्या होता है, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग अपॉन 2 होता है, तो मैं कहूंगा कि 1 लाख इज x प्लस 4x मतलब 5x अपॉन 2 है, 2 इधर जाके 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख अपॉन 5x के बराबर आ जाएगा, तो ये 40,000, तो x क्या है 40,000, x तुमने बोला किसको, क्लोजिंग स्टॉक को बोला, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000 है। पूरी कहानी समझ आई, पूरी कहानी समझ आई, ध्यान से देखो अगर समझ नहीं आई तो। क्वेश्चन ने हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी हमने सिर्फ उनका नोट किया, हमने उनको एक बार थोड़ा सा देख लिया, हमने ये इन्फॉर्मेशन देखी क्या क्या हमें दे रखा है, फिर हमें जो निकालना है, हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। हमें बताइए एवरेज टीआर से निकलेगा, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को यहाँ पे आराम से लिख लिया। हमने इसको लिख के हमने देखा हमें चाहिए क्रेडिट आरएफओ, हमने जल्दी से जल्दी निकालने के लिए हमारे को ये बातें पता है, ये बातें हमें पता है, तो इनका यूज करके हमने कहा कि देखो जीपी 20% ऑफ आरएफओ तो 25% ऑफ कोक्स, हमने इसका 25% लिया, 12.5 लाख निकला। इससे हमने आरएफओ निकाल दिया क्योंकि उसने बोला कि यार कैश आरएफओ 20% है, कि कैश सेल्स आपकी 20% ऑफ टोटल है, तो हमें चाहिए थी क्रेडिट, तो हमने कहा क्रेडिट क्या होंगी 80% ऑफ सेल्स होंगी, हमने 80% निकाल लिया, 10 लाख आ गया। एवरेज टीआर हमने फॉर्मूला यूज करा क्लोजिंग प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में एक रिलेशन पता था, इस रिलेशन का यूजेज कर लिया, बात ही खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। चलो मजेदार क्वेश्चन था, इसने मेरे को बहुत अच्छे से बहुत कुछ सिखा दिया। अब और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है Which ratio measures the velocity of conversion of stock into sales? कौन सी रेशो बताती है कि किस गति से
मेरा स्टॉक सेल्स में तब्दील हो रहा है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री कितनी जल्दी से टर्नओवर हो रही है, कितनी जल्दी मेरी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो कॉस्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5, कॉस्ट कितनी दे रखी है, 6 लाख दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है आपको 5। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 8000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग में से 8000 हटा दो, सॉर्टेड है। ठीक है बेटा, अब देखो कहते हैं मेरे को कोक्स दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज क्लोजिंग माइनस 8000 बोल रखा है। हम आराम से देख लेते हैं। अब हम यूज करेंगे आईटीआर का, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है, तो मैं कहूंगा देखो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर होती है कोक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री के। ठीक है, तो ये है 5, कोक्स है 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 6 लाख अपॉन 5, ये आ जाएगा 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है मेरी, 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है, एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है, एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज। ओपनिंग कितनी है, x मान लो, अगर ओपनिंग मान लो मैं कह दूंगी ओपनिंग को मैंने मान लिया x, तो क्लोजिंग कितनी होगी, क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 8000 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ओपनिंग किसके बराबर है, क्लोजिंग माइनस 8000 के बराबर है। अगर मैंने ओपनिंग को x मान लिया तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग प्लस 8000, तो मतलब x प्लस 8000। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्या होगी, ओपनिंग x है, क्लोजिंग x प्लस 8000 है, तो मैं कहूंगा x प्लस 8000 अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज। तो 2x प्लस 8000 हो गया, 2x प्लस 8000 इज इक्वल टू एवरेज 1,20,000 पता है, तो 1,20,000 इंटू 2 दैट इज 2,40,000। तो 2x किसके बराबर आया, 240 में से 8 चला गया, x किसके बराबर आया, 240 में से 8 गया तो 2,32,000 अपॉन 2, तो ये आ गया मेरे पास 2 1 2 6 1,16,000। तो 1,16,000 मेरे पास क्या आ रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन ने क्या पूछा मेरे से, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ओपनिंग इन्वेंट्री ही। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 1,16,000। समझ आ रही है बात, बताओ कोई दिक्कत। आप इस रेशो को क्विकली भी कर सकते हो, तो थोड़ा और कैसे बोला, उसने बोला ना जैसे ही आपने एवरेज निकाल लिया 1,20,000, ठीक है, उसने बोला ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में 8,000 का डिफरेंस है, तो एक चीज इससे 8,000 फालतू होगी, एक चीज इससे 4,000 फालतू, क्योंकि देखो 8,000 का डिफरेंस है ओपनिंग क्लोजिंग में, तो एक तो 4,000 फालतू होगी, एक 4,000 कम होगी, तभी 8,000 का डिफरेंस आएगा दोनों में। तो मतलब 1,20 माइनस 4 1,16,000, और ओपनिंग कम वाली है क्योंकि उसने बोला कि ओपनिंग इन्वेंट्री के 8,000 कम है क्लोजिंग से, तो ओपनिंग कम वाली 1,16,000, ज्यादा वाली 1,24,000 होगी। चेक कर लेना, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,24,000 आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1,16,000। आगे देखें, क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 24 लाख, तो हम कहेंगे क्रेडिट आरएफओ इज 24 लाख। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है मेरे पास 3 लाख का, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, टीआर एट एंड क्या होगा, तो मतलब मैं कहूं क्लोजिंग टीआर मेरे को निकालना है। अब थोड़ा जल्दी से देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज क्रेडिट आरएफओ जो कि 24 लाख है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 6 टाइम्स है। तो मैं कह सकता हूं कि एवरेज टीआर क्या है मेरे पास 24/6 दैट इज 4 लाख का। तो एवरेज टीआर क्या है मेरे पास 4 लाख का। ओपनिंग अगर 3 है तो क्लोजिंग कितना होगा, ऑफ कोर्स 5 लाख होगा, तभी तो 5 + 3 8/2 4 बनेगा। तो क्लोजिंग टीआर कितना हो जाएगा मेरे पास 5 लाख का। इस स्पीड में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो अगर तो। आगे चलते हैं,
A firm made credit RFO, credit revenue from operations, is 10 लाख during the year. If the trade receivable turnover ratio is 10 गुना, तो मेरे को क्या क्या दे रखा है, फिर से देखो, क्रेडिट RFO 10 लाख दे रखा है, TR दे रखी है मेरे को 10 गुना दे रखी है, क्लोजिंग TR is 2 times more in comparison to opening. ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसका ध्यान से मतलब समझना, इसलिए मैंने डाला भी है क्वेश्चन। कहता है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 times more in comparison to opening trade receivable। क्या कहता है कि क्लोजिंग TR क्या है, 2 times more in comparison of opening। इसका मतलब होता है कि जो ओपनिंग है उससे 2 गुना ज्यादा। अगर वो कहता है कि 2 times ऑफ ओपनिंग, तो मैं कहता कि देखो, अगर वो कहता 2 times ऑफ ओपनिंग तो मैं कहता 2 into ओपनिंग, नहीं, उसने कहा 2 times more than ओपनिंग, तो मतलब 2 times ऑफ ओपनिंग प्लस ओपनिंग, या मैं कहूंगी 2 times more than ओपनिंग का मतलब ओपनिंग प्लस उससे डबल और। तो मैं लेट कर लेता हूं ओपनिंग को अगर x, तो मैं कहूंगा कि क्लोजिंग TR क्या है मेरे पास, 2x प्लस x, दैट इज 3x। समझ आ रही है बात? अगर क्वेश्चन ने बोला होता कि 2 times ऑफ ओपनिंग तो आप कहते हैं 2x, लेकिन उसने कहा 2 times मोर, तो मतलब कि जितना है वो प्लस 2x और चल दो। तो क्लोजिंग TR कितना है, 3x है, ओपनिंग को मैंने x मान ही लिया है। तो अब देखते हैं वापस से क्वेश्चन, क्रेडिट RFO दे रखे, TR दे रखे, तो मैं कहूंगा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होता है क्रेडिट RFO दैट इज 10 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ जाएंगे, 10 लाख अपॉन 10, आई विल से 1 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है मेरे पास कितना, 1 लाख। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख। ओपनिंग है मेरे पास x, क्लोजिंग है मेरे पास 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये अगर 4x अपॉन 2x, तो x आ जाएगा 2x, x इज इक्वल टू 1 लाख। 2 इस पे कैंसिल आउट होके ये बना देगा मेरा 50,000। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 50,000। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 50,000। तो ओपनिंग कितने आ गए, 50,000। क्वेश्चन पूछता है क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है बेटा, 3 times ऑफ ओपनिंग, तो 3 into 50,000, 1,50,000। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं। अब मेरे पास ये देखो, टर्नओवर रेशियो के मैंने इन्वेंटरी टर्नओवर और TR में बहुत ज्यादा फोकस किया ताकि सिमिलर, फिर बाकी सिमिलर है, उसमें बाकी में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द फर्म इज 8 लाख, कॉस्ट ऑफ RFO इज 6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 times, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी। फिर से बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, मैं जल्दी से इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो 1,20,000, 1,20,000, 1,60,000, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। अगला देखते हैं। RFO रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख, कॉस्ट ऑफ RFO इज 60% ऑफ RFO। तो हमें यहां से पता चलता है कि RFO कितना है, 4 लाख। कॉस्ट ऑफ RFO मतलब कोक्स, कोक्स है 60% ऑफ RFO, तो 6 into 4, 2,40,000। देखते हैं जरूरत भी पड़ेगी या नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 30,000, ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 30,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स है 40%, तो टैक्स है जी 40%। निकालना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, पहले जीपी निकलेगा, फिर एनपी निकलेगा, फिर उसमें से टैक्स माइनस करोगे। तो RFO में से कोक्स हटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 लाख माइनस 2,40,000 कर दोगे तो 1,60,000। इसमें से बाकी ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दोगे 30,000 के, तो क्या रह जाएगा, 1,30,000। 40% टैक्स, 1,30,000 का 40% टैक्स क्या होगा, 13 into 4, 52,000। 52,000 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 78,000। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आती क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले आती है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर ऑपरेटिंग रेशो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फिर नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 आती हैं।
तो प्रोप्राइटरी रेशो इनमें से नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशो सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट होती है। हायर द रेशो लोअर इज द प्रॉफिटेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंदर जो आपके पास आती हैं जैसे कि जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक आती है ऑपरेटिंग रेशो, एक आती है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक आती है आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो। मैं सारों को थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। एक आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अच्छी, ज्यादा अच्छी, ये ज्यादा अच्छी, ये ज्यादा अच्छी, ये ज्यादा अच्छी, क्योंकि ये सब प्रॉफिट्स हैं कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना अच्छा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा अच्छा, नेट प्रॉफिट ज्यादा अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी। ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशो इज बेसिकली कोग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो बेसिकली ये ऊपर खर्चा है, ये खर्चा है मेरा, तो खर्चा जितना ज्यादा होगा उतना नुकसान की बात है कि खर्चा ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा ऑटोमेटिकली। तो ये खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा लोअर इन द प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर इज द हायर, कहता है हायर इज द, कहता है हायर इज द रेशो लोअर इज द प्रॉफिटेबिलिटी, उतना ही नुकसान, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो में ऐसा होता है। सो ऑपरेटिंग रेशो इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये ज्यादा हो अच्छी बात है, ये ज्यादा हो अच्छी बात है, ये ज्यादा हो अच्छी बात है, तो सही ऑप्शन आएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। कहता ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 5 times, सेलिंग प्राइस 1/3 अबव कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो विल बी। नाइस, हमने क्लब कर दिया, हमने टर्नओवर रेशो और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को क्लब कर दिया। मेरे को क्या क्या चाहिए? देखो उसने बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 गुना है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 times है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होती क्या है? ये होती है आपका कोग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कोग्स मेरे को नहीं दे रखे, लेकिन इन्वेंट्री के बारे में बता रखा है ओपनिंग 10 क्लोजिंग 20, तो एवरेज हो जाएगी 10 + 20 अपॉन 2 दैट इज 15,000। तो कोग्स आ जाएगा 5 × 15,000, तो कोग्स आ जाएगा मेरे पास 75,000। ठीक है, कोग्स आ गया मेरे पास 75,000। फिर क्वेश्चन बोलता है सेलिंग प्राइस इज 1/3 अबव द कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस क्या है? इसका तीसरा हिस्सा इससे ज्यादा, तो 75,000 का तीसरा हिस्सा 25,000, तो मतलब जीपी कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 25,000, इसका तीसरा हिस्सा आ गया। उसने पूछा जीपी रेशो क्या होगा? जीपी रेशो होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो आरएफओ क्या होता है? कॉस्ट प्लस जीपी। आरएफओ क्या होता है? कॉस्ट प्लस जीपी, तो 75 + 25 क्या हो जाएगा? 1 लाख, तो दैट इज 1/4 × 100 दैट इज 25%। ठीक है, अब सुनो, ये क्वेश्चन आप बिना लिखे कर सकते थे। उसने बोला सेलिंग प्राइस इज 1/3 अबव द कॉस्ट, इसका मतलब तीसरा हिस्सा ऑफ कॉस्ट, मतलब सेल्स का कितना होगा? 25%। मैंने आपको पहले लिखवाया ना, कि 1/3 ऑफ कोग्स इज 25% ऑफ सेल्स, 1/3 ऑफ कोग्स इज 25% ऑफ सेल्स। कहां लिखा हमने? ये देखो, ये रहा, कहा था ना आपको कि 1/3 ऑफ कोग्स इज इक्वल टू 25% ऑफ आरएफओ। विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल वर्ड मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता था कि सर 1/3 of COGS, 1/3 above the cost means gross profit is 25% of net sales, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। समझ आई बात? इस तरीके से जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं वो आपको हेल्प करने वाली हैं। आगे चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन 10,000, सेलिंग एक्सपेंस 40,000, एडमिन एक्सपेंस 50,000, ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है? ऑपरेटिंग रेशो होती है कोग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इंटू 100। ठीक है, कोग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इंटू 100। तो कोग्स क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखते हैं क्या है। तो आरएफओ 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो आरएफओ का कितना होगा? 20% होगा।
तो 20% ऑफ आरएफओ कितना हुआ? 10 लाख का 20% 2 लाख हुआ, है ना? 2 लाख हुआ। तो कोक्स कितना हुआ मेरा? 8 लाख। कोक्स कितना हुआ मेरा? 8 लाख प्लस। कितनी जल्दी निकाल लिया मैंने, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा लगा के बैठते बहुत देर लग जाती। 8 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन होता है, सेलिंग होता है, एडमिन होता है, सारे खर्चे मैंने आपको बताए हुए हैं जो डोज से आप याद रखते हो, डीओ एससी। तो डी ये रहा, एससी ये रहा, ओ से होता है ऑफिस एंड एडमिन, तो एडमिन ये रहा। तो ये आ गया 10, 40, 50 और 50 1 लाख। आरएफओ कितना है? 10 लाख इंटू 100, तो ये 8 और 1 9 लाख अपॉन 10 लाख, तो 9 अपॉन 10 इंटू 100, तो 90%। तो 90% इज माई ऑपरेटिंग रेशो। तो 90% इज माई ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। If revenue from operations is 10 लाख and GP is 25% on cost, cost of RFO, cost of goods sold, अरे पिछले पे तो निकाला हमने कहा जी 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑफ सेल्स। तो 20% ऑफ सेल्स मतलब 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। तो 2 लाख माइनस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, तो माइनस करोगे 2 लाख 10 लाख में से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8 लाख। तो 8 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ऑप्शन नंबर बी। आखिरी के 2 क्वेश्चन है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, एक नेट प्रॉफिट रेशो का। देखें, कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। हम ना जल्दबाजी में इसको ऐसे पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन उसने क्या बोला? आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, कि टैक्स माइनस करने से पहले कितने? 4 लाख का। 10% डिवेंचर्स 10 लाख के, टैक्स का रेट है 60%, शेयर होल्डर्स फंड है 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 10 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डीवी लिख देते हैं बस, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो ये प्रॉफिट जो दे रखा है आपको आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और मेरे को वापस से इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप वापस आ रहे हो ना। उसने कहा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद है, मेरे को बिफोर इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट है कितना? 10% डिवेंचर्स 10 लाख के, तो 1 लाख का, तो मेरा पीबीआईटी आ जाएगा 4 लाख प्लस 1 लाख, क्योंकि 4 लाख क्वेश्चन में गिवन है, 1 लाख का इंटरेस्ट मैंने जोड़ दिया, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड देखो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेरे पास 2 अप्रोच होते हैं, इक्विटी प्लस डेट कर दो। यहाँ पे इक्विटी और डेट दे रखा है, इक्विटी दे रखा है आपको 20 लाख का, और डेट दे रखा है आपको नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख। चाहे ये देख लो चाहे 10% डिवेंचर देख लो, दोनों को अलग अलग नहीं ऐड करोगे, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ये इंक्लूडेड है। तो बच्चा गलती करता है, 2 बार ऐड कर देता है ना। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 10% डिवेंचर इंक्लूडेड है, तो आप एक कंसीडर कर लो 10 लाख। ठीक है, 10 लाख ही हो गया, शेयर होल्डर फंड 20 लाख ही हो गया, तो अपॉन कर दोगे आप 30 लाख से इंटू 100। तो कुल मिला के क्या है? ऊपर है मेरे पास 5 लाख, नीचे है 30 लाख इंटू 100। उड़ गया 5 इंटू 6, 6 इंटू 1 4, और 6 इंटू 6 36, 16 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पूरा परसेंटेज कभी नहीं निकालना, सिर्फ यहाँ पे यहाँ निकालोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख, आरएफओ है जी 5 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है जी 3 लाख। ठीक है, तो आरएफओ है मेरे पास 5 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है जी आपके पास 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जी 30,000। ओके, लिखने की जरूरत पड़नी नहीं वैसे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लिख के देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 10,000, ऑपरेटिंग इनकम है 15,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 5,000। नेट प्रॉफिट रेशो विल बी, नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट निकाले, नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आप कहोगे आरएफओ माइनस कोग्स होता है सर आपका जीपी, तो जीपी कितना आया मेरे पास? 2 लाख। तो जीपी कितना आया मेरे पास? 2 लाख,
अब आ जाओ आप, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दोगे, 2 लाख में से 30,000 गए तो 1,70,000। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दोगे 1,60,000। 15,000 जोड़ दोगे, कितना आ गया था, 1,60,000 प्लस 15 175, और ये हो गया 180। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 1,80,000 नेट प्रॉफिट आ गया। तो एनपीआर क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, 1,80,000 अपॉन आरएफओ इंटू 100। 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये जी 180 अपॉन 5, तो 5 3 जा 5 6 जा, तो 36%। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर पे। तो हमने यहाँ पर रेशियो एनालिसिस पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आपको रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरी के पूरे ये सारे 35 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।